उसे नहीं पता था कि उसका भाई उससे ऐसी बात कहेगा। उसने एक बार हकलाते हुए कहा, भाई ये आप क्या कह रहे हो? केशव ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं सही सलामत रहूं और हमारे घर में खुशहाली बनी रहे तो मैंने तुमसे जो कहा है वो इसी वक्त करो। तुम नहीं जानती कि तुमने आज क्या कर दिया है। ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए थे। उसकी आंखों से पहले ही आंसू बह रहे थे। अब तो वह सोचने की भी हालत में नहीं थी। उसने अपना मन कठोर किया और अपने भाई से कहा, ठीक है भाई, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। रिधिमा तो यही सोच रही थी कि अब आएगा मजा, जब केशवी इस दृष्टि और इस 2 कोड़ी की असिस्टेंट को थप्पड़ मारेगी। रिद्धिमा ने केशवी के फेस की तरफ ध्यान नहीं दिया। केशवी दृष्टि की तरफ बढ़ गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहां पर कुछ लोग भी इकट्ठे हो गए थे। रिद्धिमा ने कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने आखिर किसको परेशान किया है। उसने अभी इतना बोलना ही था कि तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। केशवी दृष्टि के सामने जाकर अपने घुटनों पर बैठ गई थी और सिर झुकाकर उसने दृष्टि से कहा, सॉरी मिस, मुझे माफ कर दीजिए। अभी मैंने जो आपके साथ मिसबिहेव किया था उसके लिए मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। दृष्टि सोच रही थी कि अब इस लड़की को क्या हुआ। अभी तो ये मुझसे मेरी औकात के बारे में बात कर रही थी और अब ये अपनी गलती के लिए माफी भी मांग रही है। दृष्टि ने उसके फेस को देखा तो उस लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसका मतलब यह था कि वह कोई ड्रामा नहीं कर रही थी। दृष्टि तो यही सोच रही थी कि ये लड़की उससे माफी मांग हो रही है। दूसरी तरफ रिधिमा और उसके साथ की लड़कियों की तो हालत खराब ही हो गई थी। उन्हें भी नहीं समझ आया कि ये केशवी को क्या हुआ। रिद्धिमा और उन लड़कियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि केशवी कोई ऐसा कदम उठा सकती है। ये सब देखकर RSR के चेहरे पर भी मुस्कुराता आ गई थी। शिवम तो यही सोच रहा था कि अभी तो यह लड़की दृष्टि भाभी को भला बुरा कह रही थी, अब इसे क्या हुआ। दृष्टि अभी इस बारे में सोच ही रही थी कि शिवानी ने उस लड़की से कहा, अभी तो हमसे औकात की बात कर रही थी और जितनी जल्दी तुम घुटनों पर भी आ गए। शिवानी की इस बात पर केशवी ने सिर झुका लिया था। उसने अपने मुंह से एक वर्ड भी नहीं कहा और वो अपने आप सही कह रही थी, भाई ये सब सिर्फ आपके लिए था। इतना तो मुझे पता है कि इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह नहीं। आप मुझे इतने सारे लोगों के सामने इंसल्ट फील नहीं होने देते। शिवानी के ऐसे वर्ड्स पर भी जब वो लड़की कुछ नहीं बोली तो शिवानी ने भी उसे आगे कुछ कहना ठीक नहीं समझा। दृष्टि ने उसे लड़की से कहा, कोई बात नहीं हो, तुम खड़े हो जाओ, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। उस लड़की ने बहुत ही धीरे से कहा, जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देती मैं अपनी जगह से नहीं उठूंगी। दृष्टि ने कहा, पहले तुम खड़े हो जाओ और मुझे बताओ तुमने मुझसे माफी क्यों मांगी। उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगी कि तुम्हें माफ करना है या नहीं। ये सुनकर तो रिधिमा और उसके साथ की लड़कियां गुस्से से दृष्टि को घूर रही थीं। तभी रिधिमा ने कहा कि आ गए अपनी औकात पर, थोड़ा सा भाव क्या मिला, तुम तो सिर पर ही चढ़ गई। अच्छा, अब तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम डिसाइड करोगे कि किसे माफ करना है और किसे नहीं। मैं भी तो देखो आखिर तुम्हारी औकात क्या है। इतना कहकर रिद्धिमा ने एक बार फिर से केशव को फोन लगा दिया था। उसने कहा कि अभी मैंने जिस लड़की के बारे में आपको बताया था वो केशवी को काफी ज्यादा दुखी कर रही है। केशवी उसके सामने घुटनों पर बैठी है। फिर भी अभी रिद्धिमा ने इतना ही बोला था कि केशव ने दूसरी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। रिद्धिमा ने कहा, आप इन्हें क्या हुआ? लगता है शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई होगी। उसने दोबारा को लगाई पर इस नंबर नोट रिचेबल बता रहा था। ये सुनकर रिद्धिमा सोच रही थी कि लगता है वो यहीं आ रहे हैं, इसलिए उनका कांटेक्ट नंबर नहीं लग रहा है। लेकिन के सभी मैं उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने घुटनों पर बैठे हुए ही कहा कि मेरे भाई ने कहा है कि मैं आपसे माफी मांगू और जब तक आप मुझे माफ नहीं करती, मुझे उन्होंने ऐसे ही अपनी जगह पर बैठे रहने के लिए कहा है। दृष्टि सोच रही थी कि ये लड़की किसकी बहन हो सकती है। उसे भी केशवी का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था। दृष्टि ने कहा, तुम्हारे भाई का क्या नाम है? केशवी ने कहा, आप उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? सारी गलती मेरी है। आप मुझे जो पनिशमेंट देना चाहती है मुझे मंजूर है, बस मेरे भाई को कुछ मत कहना। दृष्टि आगे बढ़ गई। उसने केशवी को कंधे से पकड़कर उठाया और बोला, अगर अब तुमने अपने भाई का नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। सोच लो अब तुम्हें क्या करना है। दृष्टि तो केशवी से पहले ही इंप्रेस हो गई थी, जिसने सिर्फ अपने भाई के कहने पर इतना बड़ा कदम उठा लिया।
उसने ये तक नहीं सोचा कि ऐसे घुटनों पर बैठकर उसकी कितनी ज्यादा इंसल्ट होने वाली है। शशांक भी वहां पर आ गया था। उसने केशवी को पहचान लिया था। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, अभी यही रुको, नहीं तो तुम काफी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। अक्सर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें रोका नहीं था। अगर तुम अब भी जाना चाहते हो तो एक बार मेरे राइट साइड में देख लो। शशांक ने भी विक्रम के राइट साइड देखा तो उसकी हालत टाइट हो गई थी, क्योंकि मिस्टर RSR विक्रम से थोड़ी दूरी पर खड़े थे और उनकी नजर वहां पर चल रहे सीन पर ही थी। भय के सीने हकलाते हुए कहा कि मेरे भाई का नाम केशव है। दृष्टि ने कहा कि कहीं तुम प्रोड्यूसर केशव की बात तो नहीं कर रही हो। दृष्टि को अपने भाई को ऐसे नाम से बुलाते देख केशवी हैरान थी, क्योंकि इंडस्ट्री में कुछ ही लोग थे जो उन्हें नाम से बुलाते थे। एक्टर और एक्ट्रेस तो कभी भी उनका नाम लेते ही नहीं थे। दृष्टि की बात सुनकर उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया था। दृष्टि ने उसके सिर पर हल्का सा हाथ मारते हुए कहा, पागल लड़की तो मुझे बता नहीं सकती थी कि तुम केशव सर की बहन हो। अब तुम मुझे माफी मांगकर और ज्यादा शर्मिंदा मत करना। पहली बात तो मैं तुमसे गुस्सा ही नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देना चाहूंगी कि हमेशा ऐसे बेवकूफ दोस्तों से दूर रहना जो तुम्हें कभी भी मुसीबत में फंसा सकते हैं। अच्छे फ्रेंड वही होते हैं जो तुम्हें अच्छी सलाह देना है कि ऐसे किसी का मजाक उड़ाने के लिए तुम्हें प्रेशराइज करे। केशवी का भाई भी उसे हमेशा यही कहता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आया था कि वो ये सब क्यों कहते थे। पर आज उसे समझ में आया कि उसके हम बेवकूफ फ्रेंड की वजह से उसकी इतनी इंसल्ट हुई थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि आज के बाद वह इन सब से कभी नहीं मिलेगी। दृष्टि ने कहा, अब तुम रोना बंद करो, नहीं तो मैं तुमसे इस बार जरूर नाराज हो जाऊंगी। उसने इतना कहकर केई सभी को अपने गले से लगा लिया और कहा कि पागल लड़की, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। केसी भी सोच रही थी कि इतना कहने के बाद भी ये एक्ट्रेस उसे ऐसे गले लगा रही है जैसे कि उसने कोई गलती ही नहीं की हो। अब मुझे समझ जा रहा है कि मैंने इनके बारे में भला बुरा कहकर सच में ही गलती की थी। अब तक उसे जो इंसल्ट फील हो रही थी वो एक ही सेकंड में खत्म हो गई थी। वो दोनों गले ही लगे हुए थे कि सभी ने कहा कि दीदी आपने सच में ही मुझे माफ कर दिया है। केशवी ने अभी ये सब बोले ही थे कि इतने में ही वहां दौड़कर केशव आ जाता है। उसकी सांस फूली हुई थी। उसने देखा कि वो दोनों को एक दूसरे के काफी करीब है। इसका मतलब कि केशवी ने मेरी बात मानकर मैटर को संभाल लिया है। केशव को देखकर हरितिमा उसके पास दौड़कर गई और उसने दृष्टि की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर, वो लड़की है जिसने आपकी बहन को आज काफी रुलाया है और अब हंसकर ऐसे दिखा रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। उसने इतना ही बोला था कि केशव ने उसकी आवाज को पहचान लिया था और खींचकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बेवकूफ लड़की, क्या तुम अपना दिमाग घर छोड़कर आए? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो दोनों कैसे एक दूसरे के करीब खड़े के हाथों में अब भी लगता है कि उसने मेरी बहन को रुलाया है। उसकी रोने की वजह सिर्फ तुम जैसे बेवकूफ फ्रेंड्स है, नहीं तो वह कभी भी ऐसा कुछ नहीं करती जिसके लिए उसको पछताना पड़े। इतना कहकर केशव आगे की तरफ निकल गया था। उसने आगे बढ़ते हुए दृष्टि से कहा, सॉरी मिस दृष्टि, अपनी बहन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। दृष्टि ने उसे रोकते हुए कहा, सर, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऐसे माफी परायों से मांगी जाती है, अपनों से नहीं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स। और केशवी तो अभी मुझे दीदी कहाँ है, ये तो मेरी छोटी बहन जैसी है, ऐसे लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि विक्रम ने अपने कुछ गार्ड्स से कहकर उन लड़कियों को वहां से निकलवा दिया था और उस रिजॉर्ट के बाद उन सभी की अच्छे से खातिरदारी की गई थी। उन सभी के गालों को थप्पड़ मार मार कर लाल कर दिया था और गालों पर स्वेलिंग आ गई थी। कुछ देर तक सभी ने आपस में बातें की, फिर सभी ने डिनर किया और उसके बाद RSR वहां से चला गया। उसको जाते देखकर संतोष बेदी की हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे रोक सके। दृष्टि से शिवानी नायर तीनों सभी से अच्छे से बात करके वहां से निकल गई थी। मिस्टर RSR पार्किंग में बैठे हुए ही उनका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में सभी पार्किंग में आ गए थे और वो सभी एक साथ वहां से निकल गए थे। RSR की कार में दृष्टि विक्रम के साथ, नायरा और शिवम के साथ शिवानी बैठी थी। RSR की कार को छोड़कर सभी वहां से सेफ हाउस के लिए निकल गए थे। दृष्टि ने आयुर्वेदिक मेडिसिन को रेडी कर लिया था।
लेकिन वो मैनसन में ही रह गई थी, इसलिए हम दोनों को मैनसन जाना पड़ा। मिस्टर RSR की कार मैनसन से 1 किलोमीटर ही दूर थी कि तभी रॉकेट लॉन्चर से उन दोनों की कार की तरफ रॉकेट लॉन्च कर दिया और वो रॉकेट सीधा कार के फ्रंट की तरफ लगा था, जिससे कि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा फुटपाथ पर चढ़ गई थी। उसके बाद अन्य बैलेंस होने की वजह से वह घूमती हुई काफी दूर जाकर रुकी थी। आखिर रिधिमा और उन लड़कियों के साथ मिस्टर RSR ने क्या किया था? आखिर उन दोनों की कार को ऐसे में ब्लास्ट किया था? क्या ये कोई उनका नया दुश्मन पैदा हो गया था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनेयर CEO सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनेयर CEO सीक्रेट वाइफ। समाधान सूर्यवंशी ने मिस्टर फ्रॉड को कॉल करके कहा कि अभी तुम RSR और उसकी फैमिली से दूर रहना। अगर गलती से भी तुम ऐसा कोई कदम मत उठाना जिसका हर्जाना तुम्हें अपनी लाइफ को खत्म करके चुकाना पड़े। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, पर इस समय सिचुएशन ऐसी है कि हम RSR मैनसन की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम भी ऐसी कोई बेवकूफी करो। पर मिस्टर फ्रॉड को तो समाधान सूर्यवंशी की एक भी बात पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वह काफी दिनों से इस प्लानिंग में लगा हुआ था कि वो RSR से अपनी बहन की हालत का बदला कैसे लें। उसने समाधान सूर्यवंशी की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने अपने आप से ही कहा, समाधान सूर्यवंशी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और आज मैंने जो प्लानिंग की हुई है उसे कोई नहीं बदल सकता। आज तो मिस्टर RSR को और उसकी वाइफ को मरना ही होगा। आज उन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा था। उसको देखकर तो कोई भी डर जाता। वह इस समय एक पागल सनकी के अलावा कुछ नहीं लग रहा था। वो काफी दिनों से RSR को फॉलो कर रहा था और वो भी इतने शातिर तरीके से कि किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाया था। आखिर वह करना क्या चाहता था? उसने मिस्टर सिगरेट के बारे में सुना था, इसलिए उसने अपनी हैकिंग से सबसे पहले मिस्टर सीक्रेट का कॉन्टैक्ट नंबर निकाला और उसे डायल किया। दूसरी तरफ से एक भारी भरकम आवाज आई। कौन हो तुम? उसने हंसते हुए कहा कि क्या तुम मिस्टर सीक्रेट बोल रहे हो? मिस्टर सीक्रेट ने उसे कंफर्म किया कि वही मिस्टर सीक्रेट है। मिस्टर फ्रॉड ने हंसते हुए उस आदमी से कहा कि क्या तुमने कभी मिस्टर फ्रॉड का नाम सुना है? मिस्टर सीक्रेट ने कहा, हाँ, मैंने सुना तो है उसके बारे में, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मिस्टर फ्रॉड ने हंसते हुए कहा कि मैं वही हूँ। मिस्टर फ्रॉड ने कहा कि आज रात को मैं RSR और उसकी वाइफ को मारने वाला हूँ और उसके बाद तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। ये सुनकर मिस्टर सीक्रेट की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, ठीक है, तुम अपने प्लानिंग की तैयारी करो और जो तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं रेडी रहूंगा। बस फिर क्या था? उसने एक देश से रॉकेट लॉन्चर चुराया था। उसने तो यही सोचा था कि वह इसका इस्तेमाल जो करेगा जब लोग उसको परेशान करेंगे, लेकिन उसका नाम इतना फैल गया था कि लोग उससे पंगा लेने से डरने लगे थे और यही कारण था कि अभी तक वह सही सलामत था। वो रोड के किनारे पर रखे एक बड़े से डस्टबिन में छुपा हुआ था। उसकी नजर बस RSR की गाड़ी पर थी। उसने शाम को मेंशन से निकलते हुए RSR की कार को देख लिया था। उसे इतना तो पता चल गया था कि आज SR कौन सी कार में गया है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह कंटिन्यू उसे फॉलो कर सके। यही कारण था कि अभी तक किसी को उसके बारे में पता नहीं चला था। वो दिन में ही मौका देखकर उस एरिया में आ गया था। वैसे तो कुछ किलोमीटर तक का एरिया RSR के गार्ड द्वारा प्रोटेक्टिव रहता था। मिस्टर फ्रॉड ने उस टाइम का फायदा उठाया था जब वो लोग खाना खाने के लिए जाते थे। सबसे पहले आदमी गार्ड्स को दिन में खाना खाने के लिए भेज दिया जाता था। उसके बाद बचे हुए आधे गार्डन एरिया को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस कुछ बढ़ जाता था। इस टाइम में मिस्टर ब्रॉड ने इस चीज का ध्यान दिया कि इनमें से कोई किसी इमरजेंसी या टॉयलेट के लिए तो जाने वाला नहीं था। उसे अभी आधा घंटा ही इंतजार करते हुए बीता था कि तभी वन गार्ड ने अपने सीनियर को मैसेज भेजा कि वह 2 मिनट में टॉयलेट करके आ रहा है। आपको ध्यान रखना कि कोई इस टाइम में अंदर एंटर न हो जाए। उस सीनियर आदमी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि 1 सेकेंड भी बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन को ब्रेक करने के लिए काफी है, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मिस्टर फ्रॉड ने कुछ ही सेकंड में उस जगह से अंदर एंट्री कर ली थी।
कुछ दूर तक चलने के बाद मिस्टर फ्रॉड को एक बड़ा सा डस्टबिन दिखाई दिया। उसने अपने आप से ही कहा, मेरा काम तो बन गया, और वो सीधा उस डस्टबिन में जाकर बैठ गया था। वो इतना पागल हो गया था रिवेंज के लिए कि वह उस डस्टबिन 9 घंटे बैठा रहा। जब रात को उसे गाड़ियों के आने की आवाज सुनाई दी तो उसने जल्दी से उस बजुका का एम उस आती हुई गाड़ी पर किया। मिस्टर फ्रॉड ने जल्दी से आती हुई गाड़ी का एम लॉक किया और फायर का बटन दबा दिया। आरएसआर की कार के आगे 2 कारें चल रही थी, लेकिन मिस्टर फ्रॉड रोड के साइड में रखे डस्टबिन में बैठा हुआ था। और जैसे ही उसे मौका मिला मिस्टर आरएसआर की कार पर ऑटोमेटिक एम लगाने का, उसने बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से फायर का बटन प्रयास कर दिया था। एक मिसाइल उस कार की तरफ बहुत तेज स्पीड में गई थी। कार ने भी एकदम से हाई अलर्ट की वार्निंग दी, जैसे कि उस पर कोई अटैक होने वाला था। आरएसआर ने जल्दी से कार का स्टीयरिंग राइट साइड घुमा दिया था, जिसकी वजह से स्पीड में चलती हुई कार एकदम से सड़क के बीचों बीच घूम गई और वो मिसाइल सीधा कार के फ्रंट बोनट से जाकर टकराई। उस मिसाइल का इम्पैक्ट ऐसा था जिसकी वजह से कार एकदम से पलटती हुई काफी दूर जाकर रुकी। उस ब्लास्ट की वजह से वहां के सेंसर्स एक्टिव हो गए थे। वहां पर रेड अलर्ट जारी हो गया था। अपने बॉस की कार पर इतना खतरनाक अटैक होता देख सभी की रूह कांप गई। 8-10 गाड़ियां एकदम से रुकी और उसमें से सभी गार्ड्स बड़ी फुर्ती से उतरे और गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। उनकी नजरें चारों तरफ घूम रही थी, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो सभी अपनी जान की परवाह किए बिना ही गाड़ी के पास पहुंच गए थे। उन्हें इस समय इस बात का डर नहीं था कि दूसरा अटैक उन पर भी हो सकता है। उन्हें तो बस यही चिंता थी कि उनके बॉस और लेडी बॉस सही सलामत भी है या नहीं। कार बुलेट प्रूफ थी और काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनी हुई थी, लेकिन उस कार पर अटैक कितना जबरदस्त हुआ था कि ड्राइवर सीट का बोनट का हिस्सा अंदर की तरफ धंस गया था। जैसे ही गार्ड्स ने उस कार को कवर किया तो उन्होंने सबसे पहले कार को देखा। ड्राइवर साइड पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी और अंदर की तरफ धंसी हुई थी, जिसे देखकर गार्ड्स की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि कार की हालत उस तरफ से ऐसी थी कि ड्राइवर सीट पर बैठे आदमी के बचने की कोई चांस नहीं थे। सीधी करने के बारे में सोचा क्योंकि कार उल्टी पड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस कार के ग्लास ऐसे ही थे कि उनमें बाहर उसे अंदर का कुछ दिखाई नहीं देता था। उन सभी लोगों की आंखों में से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस कार के डोर्स किसी भी तरफ से ओपन नहीं हो रहे थे। अब बिना अंदर की सिचुएशन जाने उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रेड अलर्ट की खबर सभी गार्ड्स तक पहुंच गई थी। आज तक कभी भी मैनसन पर कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ था, जिससे सेंसर एक्टिव होने के बाद सभी के मोबाइल में रेड अलर्ट एक्टिवेट हो सके। घर के बड़ों को छोड़कर सभी के मोबाइल में ये रेड अलर्ट नोटिफिकेशन सेट की गई थी। अभी विक्रम और शिवम की गाड़ियां फॉरेस्ट वाले मैनसन में पहुंचने ही वाली थी कि तभी एकदम से सभी के मोबाइल में रेड अलर्ट एक्टिवेट हो गया। एकदम से विक्रम ने कार के ब्रेक लगाए, सभी कारें एक साथ रुक गई थीं। सभी के मोबाइल में रेड अलर्ट एक्टिवेट था। ये देखकर विक्रम, नायरा, शिवम, शिवानी सभी की घबराहट बढ़ गई थी। उन सभी को पता था कि आरएसआर और दृष्टि मैनसन गए हुए हैं और वह एकदम से इस रेड अलर्ट का नोटिफिकेशन आना। विक्रम ने जल्दी से एक सीनियर पर्सनल गार्ड को कॉल की। वो गार्ड अभी यही सोच रहा था कि क्या किया जाए। तभी उसके फोन पर विक्रम की कॉल आ गई। उसने कांपते हाथों से जल्दी से कॉल रिसीव की और घबराती हुई आवाज में विक्रम से कहा, विक्रम सर, बॉस की कार पर अटैक हुआ है। कार की हालत इतनी ज्यादा खराब है। कार को बहुत सी ड्राइव कर रहे थे और कार की ड्राइवर साइड 90% डैमेज हो चुकी है। उनकी कार पर मिसाइल से अटैक हुआ था। वैसे तो कार को ड्राइवर ही करता था, लेकिन आज आरएसआर को सिचुएशन का अंदाजा था, इसलिए उसने खुद ही कार को ड्राइव करना ठीक समझा। उस गार्ड की बात सुनकर विक्रम के हाथों से फोन छूटकर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। विक्रम को इस हाल में देखकर नायरा के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। तभी शिवानी और शिवम दोनों दौड़ते हुए गार्ड्स के साथ विक्रम की कार के पास आए। जैसे ही शिवम ने आकर फ्रंट डोर ओपन किया तो उसने विक्रम को रोते हुए देखा, जिसे देखकर उसे भी अपने दिल में एक कंपन सी महसूस हुई। उसकी और शिवानी की आंखें भी नम हो गई थीं। शिवम ने कांपती हुई आवाज में विक्रम से पूछा, भाई आप रो क्यों रहे हो? क्या कुछ हुआ है? पर विक्रम के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। नायरा ने उसकी एक बाजू पकड़कर उसे हिलाया और बोला,
कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हमें भी जानना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। नायरा के चिल्लाने से विक्रम होश में आया। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, RSR की कार पर अटैक हुआ है और अभी तक ये नहीं पता कि उन दोनों की कंडीशन कैसी है। विक्रम ने उन्हें पूरी बात एक्सप्लेन करना ठीक नहीं समझा। ये सुनकर उन सभी को ऐसा लगा जैसे कि उनके दिलों ने धड़कना ही बंद कर दिया हो। वो सभी एक पल के लिए अपना होश खो चुके थे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर लाइक ऑन माई स्टोरी ऑन YouTube. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. गिव लाइक्स ऑन एपिसोड्स. नायर और शिवानी दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन तभी उसे दृष्टि की बात याद आ गई कि याद रखना, कंडीशन कैसी भी हो उस समय तुम्हें दिमाग से काम लेना होगा। उसने अपने आंसू पूंछे और सभी से कहा, तुम सभी पहले रोना बंद करो, अभी हमें पूरी सिचुएशन का पता नहीं है, हमें वहां के लिए अभी निकलना चाहिए। विक्रम तो कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा था। तभी नायरा ने उससे कहा कि तुम ड्राइविंग सीट से हटो, कार में ड्राइव करती हूँ। विक्रम तो नायरा को ऐसे देख रहा था जैसे कि उसे समझ नहीं आ रहा हो। नायरा कहना क्या चाहती है? उसने अपनी सख्त आवाज में कहा, इस समय मेरे पास तुम्हें समझाने का टाइम नहीं है, जल्दी से ड्राइविंग सीट से हटो। नायरा की ऐसी टोन सुनकर विक्रम थोड़ा होश में आया और उसने जल्दी से ड्राइविंग सीट को छोड़ देगा और दूसरी तरफ बैठ गया। शिवम और शिवानी दोनों ही जल्दी से उसे कार में बैठ गए। नायरा ने कार को काफी स्पीड में उस विला की तरह ही ले लिया जहां पर वो जा रहे थे। विक्रम ने कहा कि तुम वहां पर क्यों जा रही हो? हमें तो RSR मेंशन जाना है ना। पर उसने विक्रम की बात का कोई जवाब नहीं दिया। 2 मिनट में ही वो सभी विला के मेन डोर पर पहुंच गए थे। नायरा ने विक्रम से पूछा कि चॉपर कहां पर खड़े हैं। विक्रम शेर सिंह से पता करने ही वाला था कि तभी उसकी कॉल आ गई। अभी सब लोग अपना सामान सेट करके उस सेफ हाउस में डिनर के लिए बैठे ही थे कि तभी नक्स, रोहन, शेर सिंह, नैन्सी, अक्षिता, कीर्ति सभी के मोबाइल पर रेड अलर्ट की नोटिफिकेशन एक्टिव हो गई। रेखा जी ने पूछा, ये कैसी आवाज? ये तो मुझे कोई रेड अलर्ट का मैसेज लग रहा है, क्या मैंसन में कुछ हुआ है? शेर सिंह ने कहा, मैं अभी पता करता हूँ। उसके बाद वो बाहर चला गया। आदित्य, आरव, नवीन सभी तक रेड अलर्ट का मैसेज पहुंच गया था। वो सभी अपने अपने कामों में बिजी थे। जैसे ही उन्होंने भी रेड अलर्ट सुना, उनकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वो भी विक्रम को कॉल करने लग रहे थे और विक्रम का कॉल लग नहीं रहा था। जब विक्रम के फोन पर शेर सिंह की कॉल आई तो नायरा ने विक्रम से कहा कि इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए और अगर कोई पूछे तो कह देना कि हम अभी प्रीमियम पार्टी से निकलने वाले हैं। विक्रम ने शेर सिंह को सारी बात एक्सप्लेन कर दी थी और उससे कहा कि इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए और जल्दी से चॉपर्स का इंतजाम करो, हम मैन डोर पर ही है। सेवाओं के पास आदित्य की कॉल आई थी। उसने भी यही कहा कि हम अभी प्रीमियर पार्टी से निकलने वाले हैं। शायद में अनशन पर कोई छोटा मोटा अटैक हुआ होगा, इसलिए RSR ने हमें पहले ही शिफ्ट होने के लिए बोल दिया था। शेर सिंह ने चॉपर रेडी कर दिया था। चॉपर से RSR मैंसन का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का था। सभी गाड़ियां चॉपर्स के पास पहुंच गई थीं। नायर ने सभी गार्ड्स को उसी मैंसन में रुकने के लिए कहा। अब वो अपनी फैमिली पर किसी दूसरे अटैक का रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए वो चाहती थी कि जितनी ज्यादा हो उसकी फैमिली के लिए उतनी सिक्योरिटी अच्छी है। क्या इस अटैक में RSR और दृष्टि दोनों को कुछ हुआ है? क्या गार्ड्स को पता चल पाएगा कि ये अटैक किसने किया था? क्या मिस्टर फ्रोड ने अपना रिवेंज ले लिया था? क्या वो वहां से सही सलामत निकल पाएगा? क्या नायरा और विक्रम टाइम पर वहां पहुंच पाएंगे? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर CEO सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माय YouTube चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माय स्टोरी बिलियनियर CEO सीक्रेट वाइफ सीजन 2।